शुभकामनाओं के साथ मैं गोपाल पाठक यूट्यूब चैनल के समस्त छात्रों, विषय विशेषज्ञों और दर्शकों को मेरा नमस्कार। जैसा कि मैंने अपने पूर्व दिनांक 4 जनवरी 2021 के दृश्य श्रव्य पटल अर्थात वीडियो के माध्यम से भास्करीय ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि के यंत्राध्याय ग्रंथ संख्या 375 में वर्णित गोल यंत्र पर विचारण का द्वितीय भाग प्रस्तुत किया था और वीडियो के अंत में इस यंत्र के विचारण का तीसरा एवं अंतिम भाग अपने अगले वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत करने की बात कही थी। तो उसी क्रम में आज इस वीडियो के माध्यम से गोल यंत्र के तीसरे एवं अंतिम भाग में द्वितीय भाग के अवशिष्ट विषय पर निशेष विचारण करेंगे। प्रथम भाग में गोल यंत्र क्या है और इसका वेधशाला के सापेक्ष क्या प्रयोजन है, इस विषय पर विचारण किया गया था और दूसरे भाग में इसके स्वरूप और इसके निर्माण के पूर्व कृत्य के विषय पर विचारण किया गया था। अब इस गोल यंत्र विचारण के तीसरे एवं अंतिम भाग में इसके अहोरात्र वृत्तीय निर्माण से संबंधित कुछ विशेष तथ्यों के संबंध में भास्करीय ग्रंथ संख्या 180 गोलबंद अधिकार की पद संख्या 27 एवं 28 के क्रम में विचारण करेंगे तथा अंत में यंत्र की कार्यप्रणाली के संबंध में भास्करीय ग्रंथ संख्या 375 यंत्राध्याय की पद संख्या 3-4 के क्रम में विचारण करेंगे। अब यहाँ पर प्रथमतः अहोरात्र वृत्त पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं ताकि गोल यंत्र में इसके निवेशन और निर्माण से संबंधित विशेष गुणों को समझने में सरलता हो सके। अहोरात्र वृत्त का अर्थ है दिन रात्रि के विभागों को उत्पन्न करने वाला वृत्त। सूर्योदय काल में पश्चिम क्षितिज पर संसक्त आकाश प्रदेश में स्थित नक्षत्र और सूर्यास्त काल में पूर्व क्षितिज पर संसक्त आकाश प्रदेश में स्थित नक्षत्र जिस मार्ग पर दैनिक प्रतीयमान गति से पूर्व से पश्चिम क्षितिज की ओर तथा पश्चिम से पूर्व क्षितिज की ओर चलते हुए प्रतीत होते हैं और उनका दैनिक उदयास्त पूर्वापर क्षितिज के जिन बिंदुओं पर होता हुआ दिखता है, उन बिंदुओं से होकर जाने वाला प्रति नक्षत्रगत वह प्रतीयमान मार्ग ही अहोरात्र वृत्त होता है। यह अहोरात्र वृत्त विषुवलय के समानांतर होता है और उसके दोनों ओर और उससे समान अंतराल पर विषुववृत्त के दोनों ओर और उस पूरे विषुववृत्त के परिधि प्रांत से समान अंतराल पर स्थित होता है। इस वृत्त की त्रिज्या विषुवलय की त्रिज्या से छोटी होती है और इसे द्विज्या, दिनज्या, क्रांतिकोटिज्या अथवा अहोरात्र व्यासार्ध भी कहते हैं। विषुवलय का पृष्ठीय केंद्र दक्षिणोत्तर ध्रुव बिंदु है। इस दक्षिणोत्तर ध्रुव बिंदु से ही 90 अंश के चाप द्वारा यह वृत्त निर्मित होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि विषुवलय अपने दक्षिणोत्तर ध्रुव बिंदुओं से 90 अंशों की समान दूरी पर स्थित होता है। नक्षत्रगत अहोरात्र वृत्त का और विषुवलय का याम्योत्तर वृत्तीय अंतरांश नक्षत्र का ईप्सित क्रांतियांश होता है। नक्षत्र के इस ईप्सित क्रांतियांश को यदि विषुवलय के ध्रुवांतरांश 90 अंश में घटा दें तो जो शेष प्राप्त होगा वह ईप्सित नक्षत्र के अहोरात्र वृत्त के निर्माण का उपकरण होगा और वह द्विज्या चाप होगा अथवा द्विचाप होगा। इस चाप की ज्या को ही द्विज्या कहते हैं जो कि नक्षत्रगत अहोरात्र वृत्त का व्यासार्ध होता है। इस द्विज्या व्यासार्ध से ही अहोरात्र वृत्त का निर्माण किया जाता है। अब ऐसे ही एक वृत्त के संबंध में आचार्य भास्कर ग्रंथ संख्या 180 के पद संख्या 27 में कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? इदानीम अहोरात्र वृत्तमाह
ईप्सित क्रांति तुल्यंतरे नाड़िकाख्यादहोरात्र वृत्ताभयम् तत्र बद्ध्वा घटीनां च षष्ट्याङ्कये दस्य विष्कम्भ खण्डं द्युजीवा मता नाड़ी वृत्तात् उत्तरतो दक्षिणतो वा सर्वत इष्टक्रांति तुल्यंतरे यद वृत्तम निबध्यते तद अहोरात्र वृत्तम अहोरात्र वृत्त संज्ञकम तत्र नाम भगोले तद्वृत्तं बद्ध्वा घटीनां षष्ट्याङ्कये अस्य वृत्तस्य व्यासार्थं द्युजीवा नाम द्युज्या मता मता नाम पूर्वैः अंगीकृता तेन वृत्तेन तस्मिन् दिने रविर्भ्रमति इत्यर्थः। अत्र रवि शब्देन चंद्रादि अन्य ग्रह नक्षत्राण्यपि अवबोध्यानि विश्ववृत्ताद् उत्तरतो दक्षिणतो वा सर्वतः तद्वृत्त अभितः तद्दिशि अभीष्टक्रांति तुल्यंतरे वंशशलाकजम् अहोरात्र वृत्त संज्ञकं वृत्तम निबद्ध अर्थात भगोले बद्ध्वा घटीनां षष्ट्याङ्कये अस्य अहोरात्र वृत्तस्य व्यासार्धं द्विज्या इति पूर्वाचार्यैः अंगीकृतः। इस वृत्ति का अर्थ अब आप लोगों को मैं बताता हूँ। नाड़ी वृत्ताद उत्तर तो दक्षिण तो हुआ, नाड़ी वृत्त से उत्तर अथवा दक्षिण की ओर सर्वत्र विश्व वृत्त की परिधि से सर्वत्र इष्ट क्रांति तुल्यंतरे इष्ट क्रांति के तुल्य अंतर पर यद वृत्तम निबध्यते जिस वृत्त को निशेष रूप से बांधते हैं, भली भांति बांधते हैं, तत् अहोरात्र वृत्त संज्ञकम वह अहोरात्र वृत्त संज्ञक होता है, माने उसकी संज्ञा अहोरात्र वृत्त ऐसी होती है। तत्र का अर्थ है तत्र नाम भगोल, तत्र अर्थात भगोल में तद्वृत्तम बद्ध्वा तद्वृत्तम नाम अहोरात्र वृत्तम बद्ध्वा घटी नाम षष्ट्याङ्क 60 घटियों से अंकित करते हैं। अस्य वृत्तस्य व्यासार्धम द्युजीवा इस वृत्त का व्यासार्ध द्युजीवा होगी अर्थात द्विज्या होगी। नाम द्विज्या ऐसा पूर्वाचार्यों ने स्वीकार किया है। तेन वृत्तेन उसी वृत्त के द्वारा या उसी वृत्त पर ही तस्मिन दिने उस दिन रविर भ्रमति सूर्य भ्रमण करता है, ऐसा अर्थ है। यहाँ पर रवि शब्द से चंद्र आदि अन्य ग्रह नक्षत्रों को भी ग्रहण करना चाहिए या जानना चाहिए। विश्ववृत्तात् उत्तर तो दक्षिण तो वा सर्वतः तद्वृत्त अभितः विश्ववृत्त से उत्तरवत अथवा दक्षिण की ओर सर्वतः सब तरफ चारों उसके चारों तरफ तद्वृत्त अभितः उस वृत्त के चारों तरफ सर्वतः नाम तद्वृत्त अभितः उस विश्ववृत्त के चारों ओर से तद्दिशि उसी दिशा में, किस दिशा में तो कहते हैं अभीष्ट क्रांति तुल्यंतरे अभीष्ट क्रांति के तुल्य अंतराल पर वंश शलाकजम अहोरात्र वृत्त संज्ञकम बांस की शलाकाओं से निर्मित अहोरात्र वृत्त संज्ञक वृत्त को निबद्ध बांध कर अर्थात भगोले बद्ध्वा भगोल में बांध कर घटी नाम षष्ट्याङ्क 60 घटियों से अंकित करते। अस्य अहोरात्र वृत्तस्य व्यासार्धम द्विज्या इस अहोरात्र वृत्त के व्यासार्ध को ही द्विज्या कहते हैं, ऐसा पूर्वाचार्य ने स्वीकृत किया हुआ है। इस पद्य की विवृति में आचार्य भास्कर सर्वत इष्ट क्रांति तुल्यंतरे सर्वत इष्ट क्रांति तुल्यंतरे ऐसा कह रहे हैं। अर्थात आकाश में कल्पित विश्व वलय की परिधि पर अंकित प्रत्येक कालांश चिन्ह से समान अंतराल पर और ऊर्ध्वाधर निरक्षक मध्यों तथा पूर्व पश्चिम स्वस्तिक स्थान से भी उसी दिशा में जिस दिशा में विश्व वलय से उत्तर अथवा दक्षिण की ओर जितने इष्टकालिक क्रांतिंश स्थान पर ग्रह अथवा नक्षत्र हो, यंत्रस्थ भगोल में भी तदनुरूप विश्व वलय से उत्तर अथवा दक्षिण की ओर उतने ही इष्ट क्रांतिंश के तुल्य अंतराल पर अहोरात्र वृत्त को बांधेंगे या बांधेंगे। अब जैसे उदाहरण के लिए कि आकाश में ओरायन नक्षत्र मंडल का
मृगशिरस नक्षत्र विषुवलय से 9 अंश 55 कला 21 कला दक्षिण की ओर स्थित है। इसलिए गोल यंत्र के भूगोल में भी निबद्ध विषुवलय की संपूर्ण परिधि से और उस पर अंकित प्रत्येक कालांश बिंदु से भी दक्षिण की ओर ही मृगशिरा नक्षत्र की क्रांति 9 अंश 55 कला 21 कला के अंतराल पर एक अहोरात्र वृत्त बांधेंगे और उसे 60 घटी चिन्हों से अंकित कर देंगे। इस अहोरात्र वृत्त और क्षितिज के पूर्व संपात बिंदु पर मृगशिरस नक्षत्र का उदय तथा पश्चिम संपात बिंदु पर ही अस्त होगा और यंत्र केंद्रगत दृष्टि से देखने पर पूरे गोल यंत्र के केंद्रगत स्थान पर दृष्टि रखकर के यदि उस नक्षत्र को देखें तो देखने पर संपूर्ण रात्रि काल पर्यंत माने उसके उस नक्षत्र के मृगशिरस नक्षत्र के पूर्व क्षितिज पर उदय होने से लेकर पश्चिम क्षितिज पर अस्त होने तक संपूर्ण रात्रि काल पर्यंत इसी अहोरात्र वृत्त की परिधि पर ही मृगशिरस नक्षत्र पूर्व से पश्चिम की ओर जाता हुआ प्रतीत होगा। इस प्रकार जिस नक्षत्र विशेष अथवा ग्रह विशेष का वेध करना हो उसकी क्रांत्यंश के तुल्य अंतराल पर यंत्र के भगोल में निबद्ध विषुवलय से उत्तर अथवा दक्षिण की ओर सर्वतः क्रांत्यंश तुल्य समानांतराल पर 60 घटी चिन्हों से अंकित एक अहोरात्र वृत्त को बांधकर गोल यंत्र के मध्यगत दृष्टि से ग्रह का विलोकन करेंगे। ऐसा भास्कराचार्य ने कहा है। तो इस विवेचना से यह तो भली भांति स्पष्ट हो जाता है कि गोल यंत्र में एकमात्र ऐसा अहोरात्र वृत्त स्थापित करना है जिसे विषुवलय से दक्षिण अथवा उत्तर की ओर सरलता एवं सुगमता पूर्वक प्रचालित कर इष्ट क्रांत्यंश तुल्यांतर पर स्थिर किया जा सके और जिसे इष्ट प्रमाण में संकुचित और आकुंचित अर्थात घटाया बढ़ाया जा सके। यह इस गोल यंत्र में अहोरात्र वृत्त संबंधी प्रथम विशेषता है। अब गोल यंत्र में अहोरात्र वृत्तों की वैकल्पिक व्यवस्था पर विचार करेंगे। भास्कराचार्य ने इस विशेष प्रकार के अहोरात्र वृत्त निबंधन और निवेशन को बताने के उपरांत एक और प्रक्रिया अहोरात्र वृत्त निबंधन की बताई है। वैकल्पिक रूप में अन्य प्रकार से उसको वो बतला रहे हैं जिसे भास्कराचार्य ग्रंथ संख्या 180 के पद संख्या 28 एवं 29 में अथान्यदाह ऐसा कह रहे हैं। अथ अन्यत आह, अथ माने अनंतर, इस विशिष्ट अहोरात्र वृत्त निबंधन कथनानंतर अन्य प्रकार से भी अहोरात्र वृत्त निबंधन कहा। क्या कहा? अर्थात इसके अनंतर अन्य प्रकार से अहोरात्र वृत्तों का निवेशन कहते हैं ऐसा। अथ कल्प्या मेषाद्या अनुलोमं क्रांतिपातांकात् येषां मेषादीनां दुरात्वृत्तानि बध्नीयात् नाड़ी वृत्तोभयतस्त्रीणि त्रीणि क्रमोत्क्रमात् तानि एष भगोलः कथितः खेचरगोलोऽयमेव विज्ञेयः। अब कहते हैं अथ क्रांतिपातांकात् अनुलोमं मेषाद्या कल्प्या माने अनंतरम विशेष प्रकारेण अहोरात्र वृत्त निबंधनानंतरम क्रांतिपातांकात माने क्या? क्रांतिपात शब्द का क्या अर्थ होगा यहाँ, क्या मतलब है? तो क्रांतिपात का अर्थ होता है कि विषुवलय और क्रांति वलय के संपात को क्रांतिपात कहते हैं। एक संपात मेषादि बिंदु पर और दूसरा संपात तुलादि बिंदु पर होता है। तो उस क्रांतिपातांकों से अनुलोम दिशा में, अनुलोम माने घड़ी की सुई की दिशा में, मेषादि राशयः कल्प्या, मेषादि 12 राशियों की कल्पना करें। एषाम मेषादि नाम, इन मेषादि राशियों पर द्युरात्वृत्तानि बध्नीयात्, अहोरात्र वृत्त बांधे, द्युरात्वृत्तों को, अहोरात्र वृत्तों को बांधें। तानि वे अहोरात्र वृत्त
नाड़ी वृत्तो भयतः, नाड़ी वृत्त उभयतः, नाड़ी वृत्त से दोनों ओर, त्रीणि त्रीणि, तीन तीन क्रम से और उत्क्रम से होंगे, भवंति। कथित उक्त एष भगोलः, कहे गए उक्त प्रकार के इस भगोल में, भगोल को, जो यह जो भगोल है, अयमेव खेचर गोलः, इसी को ही खेचर गोल अर्थात ग्रह गोल विज्ञेयः विशेषत्वेन अवगम्य, विशेष रूप से जाने। यह जो कहे गए प्रकार से यह जो भगोल निर्माण किया गया, इस भगोल को ही ग्रह गोल समझें, जाने, विशेष रूप से अवगमित करें। ईप्सित क्रांति तुल्यंतरे इत्युक्त प्रकारेण अहोरात्र वृत्त निवेशन विधि कथनानंतरम, ईप्सित क्रांति तुल्यंतरे, इस प्रकार के, इस ऐसा कहे गए प्रकार के द्वारा भगोले अहोरात्र वृत्त निवेशन विधि कथनानंतरम, भगोल में अहोरात्र वृत्त के निवेशन की विधि कथन के अनंतर, तदुक्तवत अहोरात्र वृत्तानेकत्व संभावनया, तदुक्तवत उस कहे गए प्रकारानुसार अहोरात्र वृत्त अनेकत्व संभावनया, अहोरात्र वृत्तों के अनेकत्व हो जाने की संभावना से भगोलाच्छादन संभवात, भगोल, संपूर्ण भगोल के आच्छादन की संभावना उत्पन्न होगी। तन निबंधना संभवम, जिसका की निबंधन कर पाना असंभव होगा। यदि ऐसी आशंका है वहां, तब इसके लिए यह प्रकार, दूसरा प्रकार बतलाया। तो ईप्सित क्रांति तुल्यंतरे इत्युक्त प्रकारेण भगोले अहोरात्र वृत्त निवेशन विधि कथनानंतरम तदुक्तवद अहोरात्र वृत्तानेकत्व संभावनया भगोलाच्छादन संभवात् तन्निबंधना संभवम यद्याशंकसे तर्हि इत्यर्थः। क्रांतिपातांकात् विषुवत् क्रांतिवलयोः संपात स्थानीय चिन्ह स्थानात्, क्रांतिपातांकात् नाम विषुवत् वृत्त क्रांति वृत्त, विषुवत् वलयोः क्रांतिवलयोश्च संपात स्थानीय चिन्ह स्थानात् है। विषुववृत्त और क्रांति वृत्त के संपात स्थानीय चिन्ह स्थान से अनुलोमम सव्यक्रमेण, माने घड़ी की सुई की दिशा की ओर, राश्यंकन क्रमानुरोधेन, राशियों के अंकन क्रम के अनुरोध से, क्रमानुसार ही मेषादिया द्वादश राशियां, मेषादि जो 12 राशियां हैं, ताहा कल्प्यः, उनकी कल्पना करें। अर्थात अत्र यंत्र भगोलस्थ क्रांतिवलये क्रांतिपात स्थानादारभ्य समाहा त्रिंशत् भागात्मकाः 12 भागाः कल्पनीयाः। अर्थात अत्र माने यहाँ पर यंत्र भगोलस्थ क्रांतिवलय, यंत्र के भगोल में स्थित क्रांतिवलय में क्रांतिपात स्थानादारभ्य, क्रांतिपात स्थान से आरंभ करके समाहा तुल्य बराबर बराबर 30 भागात्मका 30 अंशात्मक 30 अंश के तुल्य 12 भाग 12 भागा कल्पनीय, 12 भाग कल्पित करें। अर्थात पूरे क्रांति वृत्त में 30 अंश के 12 भागों की कल्पना करें। अनंतरम, इसके बाद एषाम नाम विषुवत् क्रांतिवलयोः संपात स्थानावधिक कल्पित, एषाम का अर्थ है विषुवत् क्रांतिवलयोः संपात स्थान अवधिक कल्पित, विषुवत् क्रांति वलय हो, विषुव वलय और क्रांति वलय के संपात स्थान अवधिक से, अवधि से कल्पित, संपात स्थान की जो अवधि है उस अवधि से कल्पित। मेषादि नाम राश्यंत प्रदेश, मेषादि राशियों के अंत बिंदु से, मेषादि राशियों का जो अंतिम बिंदु है, माने 30वें अंश पर जो बिंदु होगा है ना, उस बिंदु पर उक्त रीत्या कहे गए प्रकार से अहोरात्र वृत्तानि बध्नीयात्, अहोरात्र वृत्तों का बंधन करें, बांधें। तानि अहोरात्र वृत्तानि नाड़ी वृत्तादुभयतः दक्षिणोत्तर भागयोः त्रीणि त्रीणि क्रमोत्क्रमात् भवन्ति। वे अहोरात्र वृत्त नाड़ी वृत्त से दोनों ओर दक्षिण उत्तर भाग में 3 3
क्रम से और उत्क्रम से होते हैं। अर्थात एतदुक्तम भवति, अर्थात ऐसा कहा जा सकता है कि यत नाड़ी वलयाद उत्तर भागे, जो नाड़ी वलय के उत्तर भाग में त्रीन अहोरात्र वृत्तानि निवेशितानि, 3 अहोरात्र वृत्त का निवेशन किया गया है, तानि वे नाड़ी वलयासन्न क्रमेण, नाड़ी वलय के आसन्न क्रम से मेष वृष मिथुनांतानाम अहोरात्र वृत्तानि स्युः, मेष वृष और मिथुन राशि मिथुनांत का अहोरात्र वृत्त होगा, होंगे। मेष वृष मिथुनांतों के अहोरात्र वृत्त होंगे या हों। तान्येव व्युत्क्रमात्, वे ही व्युत्क्रम से कर्क सिंह कन्यादि नाम पिशु, वे ही व्युत्क्रम से कर्क सिंह कन्या राश्यंत के अहोरात्र वृत्त होंगे। एवं नाड़ी वलया दक्षिण भागे, इस प्रकार नाड़ी वलय से अर्थात विषु वलय से दक्षिण भागे, दक्षिण भाग में यत्रीणि अहोरात्र वृत्तानि निवेशितानि, जो 3 अहोरात्र वृत्त निवेशित किए, तानि क्रमेण, वे क्रम से तुला वृश्चिक धनुरंतानां, वे क्रम से तुला वृश्चिक धनुराश्यंत प्रदेश के होंगे। तान्येव, और वह ही व्युत्क्रम से मकर कुंभ मीन आदि नाम, मकर कुंभ मीन राशियों के राश्यंत प्रदेश के अहोरात्र वृत्त होंगे। इति, इस प्रकार ऐसे षड अहोरात्र वृत्तानि, 6 अहोरात्र वृत्त भगोले निवेशितो भवन्ति, भगोल में निवेशित होते हैं। अनेनोक्त प्रकारेण अहोरात्र वृत्तैः सह, इस कहे गए प्रकार से, इस प्रकार से कहे गए प्रकार के द्वारा अहोरात्र वृत्तैः सह, अहोरात्र वृत्तों के साथ निर्मित एष खगोलांतर्गत निवेशित भगोल, निर्मित एष, एष नाम खगोलांतर्गत निवेशित भगोल, अहोरात्र वृत्तों के साथ निर्मित खगोल के अंदर निवेशित भगोल जो है, उसको ही ग्रहगोलोपि विशेष रूपेण अवगम्य, ठीक है, उसको ही ग्रहगोल के रूप में भी विशेष रूप से अवगमन करना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि वास्तविकाकाश में स्थित सभी ग्रह नक्षत्रों के लिए अलग अलग अहोरात्र वृत्तों को निर्मित कर गोल यंत्रस्थ भगोल में उनके यथार्थ स्थानों पर निवेशित कर दें, तो संपूर्ण भगोल अहोरात्र वृत्तों से आच्छादित हो जाएगा, जिससे कि ग्रह नक्षत्रों के यथार्थ संस्थान मानों को प्रदर्शित कर पाना और उनका प्रतिपादन कर पाना असंभव हो जाएगा। हमारे क्षितिज के ऊपर आकाश में रात्रि काल में लाखों करोड़ों नक्षत्र दिखाई पड़ते हैं, पूरा नक्षत्र जाल दिखता है। उसमें प्रत्येक नक्षत्र पर हम यदि अहोरात्र वृत्तों को बांधते चले जाएं तो पूरा का पूरा वो जो भूगोल है वह एक गोल घन क्षेत्र में परिवर्तित हो जाएगा, और उससे किसी प्रकार का न तो कोई हम वेध कर पाएंगे और न ही संस्थान मानों का कोई प्रदर्शन कर पाएंगे, दिखा पाएंगे, न ही उनका प्रतिपादन संभव हो सकता है, और न तो उनको हम यथा स्थिति अनुसार बांध पाएंगे, बांधने में भी बांधे जाने की भी संभावना, एक समय ऐसा आएगा कि किसी नक्षत्र विशेष के का अहोरात्र वृत्त बांध पाना भी संभव नहीं होगा। ऐसी स्थिति में ढेर जोगी मठ उजाड़ वाली कहावत चरितार्थ होने लगेगी। इसलिए ऐसी स्थिति के निराकरण के लिए ही आचार्य भास्कर ने पूर्व कथित प्रकार के अतिरिक्त एक भिन्न प्रकार से अहोरात्र वृत्तों का निवेशन कहा। ईप्सित क्रांति तुल्यंतरे इत्यादि पूर्वोक्त प्रकार से तो स्पष्ट रूप में केवल एक अहोरात्र वृत्त ही गोल यंत्र में निवेशित करने को कहा गया है, जिसे कि विषुवलय से आवश्यकता अनुसार आकाश में दक्षिण अथवा उत्तर भाग में स्थित ग्रह अथवा नक्षत्र पर सुविधा पूर्वक दक्षिणोत्तर खिसकाकर भगोल में हम स्थापित कर सकें या जिसे स्थापित किया जा सके। अब इस प्रकार से निर्माण प्रक्रिया के अंत में आचार्य भास्कर उपसंहार के क्रम में कह रहे हैं
बद्ध्वा खगोलमेवं यष्ट्यां यष्टिं खगोलनलिकान्तः प्रक्षिप्य भ्रमयेत् तं यष्ट्याधारं स्थिरौ खदृग्गोलौ। एवं विधं खगोलं यष्ट्यां दृढं बद्ध्वा यश्चग्रयोः प्रोते नलिकाद्वये निबद्धौ खगोलदृग्गोलौ कृत्वा खगोलभ्रमणं दर्शयेत्। अर्थात इस प्रकार खगोल को ध्रुवीय यष्टि में दृढ़ रूप से बांधकर उस यष्टि के दोनों शीर्षों में प्रोत दो लघु नलिकाओं पर खगोल और दृग्गोल को निबद्ध करके खगोल का भ्रमण दर्शाए। ये इसका यथार्थ अर्थ है। यहाँ पर ध्रुवीय यष्टि का वर्णन किया गया है। आगे का विचारण करने के पूर्व इस ध्रुव यष्टि पर भी स्वल्प विचारण कर लेते हैं। जैसा कि आचार्य भास्कर ने ग्रंथ संख्या 180 के पद संख्या 2 में कहा है। गोलबंधाधिकार के शुरू में ही वो कह रहे हैं क्या, अथ गोलबंधमाह, अर्थात वंश शलाकाओं का निर्माण कर लिए जाने के बाद अब गोलबंध प्रकार को कहा। यह अर्थ है गोलबंधमाह का। तो क्या कह रहे हैं भास्कराचार्य, वो देखिए। कृत्वादौ ध्रुवयष्टिमिष्टतरुजां ऋज्वीं सुवृत्तां ततो यष्टि मध्यगतां विधाय शिथिलां पृथ्वीमपृथ्वीं बहिः बध्नीयात् शशि सौम्य शुक्र तपनारेज्यार्किभानां दृढान् गोलान् तत्परितः श्लथौ च नलिका संस्थौ खदृग्गोलकौ। आदौ इष्टतरुजां सुवृत्तां ऋज्वीं ध्रुवयष्टिं कृत्वा ततो यष्टिमध्यगताम् अपृथ्वीं पृथ्वी शिथिलां विधाय बहिः शशि सौम्य शुक्र तपन आर्यीज्य आर्किभानां दृढान् गोलान् बध्नीयात् तत्परितः नलिका संस्थौ खदृग्गोलकौ च श्लथौ बध्नीयात्। एवं अर्थात प्रथमम् अभीष्ट सार वृक्ष काष्ठ निर्मितां सरलाग्रभागां ध्रुवयष्टिम्, अर्थात यद गोलार्धान्तरितौ दक्षिणोत्तरावन्तौ दक्षिणोत्तरौ दिक्स्थौ अथवा दक्षिणोत्तर दिक्स्थौ ध्रुवौ स्तः तयोरंतर सूक्ष्म सूत्रम याम्यत्र सूत्रम भवति तदनुकल्पा यष्टिः ध्रुवयष्टिः स्यात्। अर्थात स्थूल पृष्ठां ध्रुवशलाकां सुवृत्तां निर्माय तदनन्तरं यष्टेः मध्यस्थाने अर्थात पृथ्वीगोलात् उभयतः यष्टिभागैकदेशौ तुल्यौ स्यातां तथा यष्टि मध्यभागे अपृथ्वीं पृथ्वी नाम यष्ट्यनुरोधेन लघुगोलरूपा अनुकल्प पृथ्वी गोलम शिथिलां विधाय नाम निवेश्य तद बहिः तदनुकल्प पृथ्वी गोलम शिथिलां यत् निवेशितां तत्पृथ्वी गोलाद उपरि बहिः अर्थात यष्टि मध्यस्थ पृथ्वी गोलादभितः समांतरेण चंद्र बुध शुक्र सूर्य भौम गुरु शनि नक्षत्राणां क्रमेण उपर्युपरि दृढान् नाम अभंगत्वेन चिरकालावस्थिति योग्यानि तेषां कक्षावलयानि तेषां चंद्रादिग्रहाणां नक्षत्र कक्षा सहितानां कक्षावलयानि यष्ट्यां सह बध्नीयात्। तत्परितो अर्थात यंत्रस्थ नक्षत्र वलयादुपरि तदभितः समांतरेण नक्षत्र वलयादुभयतो यश्चग्रयोः भागे तुल्यौ नलिकयोः प्रक्षिप्य तन्नलिकाद्वयसम्बद्धौ खदृग्गोलकौ
अर्थात वक्ष्यमाण खगोल दृक्गोलौ श्रथौ नाम परस्परम असंस्पृष्टौ वक्ष्यमाण रीत्या समुच्चयेन बदनीयात्। कहने का तात्पर्य यह है कि सर्वप्रथम अभीष्ट लकड़ी की अभीष्ट प्रमाण की एक सीधी समान रूप से गोलाकार मोटी शलाका जो अपने दोनों शीर्षों से पर जितनी मोटी हो, मध्य भाग में भी उतनी ही मोटी हो, चिकनी सरल सीधी हो, तो समान रूप से गोलाकार मोटी शलाका दक्षिणोत्तर ध्रुवगत सूत्र के अनुकल्प ही निर्मित कर लें। उस शलाका में उसके दोनों शीर्षों से समान दूरी पर मध्य भाग में एक छोटे आकार का पृथ्वी गोल भी पिरो दें। इसके उपरांत इस पृथ्वी गोल के ऊपर और इसके चारों ओर मजबूत एवं स्थिर रूप में क्रम से एक के ऊपर एक ग्रहों के कक्षा वलयों को और उनके ऊपर सर्वांतिम में नक्षत्र कक्षा वलय को भी बांधे। इसके उपरांत माने इतना बंधन कर लेने के बाद, इतना निर्माण हो जाने के उपरांत ध्रुवीय अष्टि के दोनों शीर्षों पर दो छोटी नलिकाओं को प्रक्षिप्य कर इस नलिका से भली भांति संबद्ध करते हुए खगोल और दृग्गोल को भी बांध दें। इस प्रकार से निर्मित गोल यंत्र से ग्रहभेद किस प्रकार करेंगे, इसकी विधि आचार्य भास्कर यंत्राध्याय के पद्य संख्या 3 और 4 के द्वारा कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अपवृत्तगरविचिह्नं क्षितिजे धृत्वा कुजेन संसक्ते नाड़ीवृत्ते बिन्दुं कृत्वा धृत्वाथ जलसमं क्षितिजं रविचिह्नस्य छाया पतति कुमध्ये यथा तथा विधृते उडुगोले कुजबिन्दोर्मध्ये नाड्योद्युयाताः स्युः अपवृत्ते कुजलग्ने लग्नं चाथो खगोलनलिकान्तः। तो अब श्लोक की विवृत्ति को देखिए। क्षितिजे अपवृत्तक रविचिह्नं धृत्वा कुजेन संसक्ते नाड़ी वृत्ते बिंदुं कृत्वा अथ जलसमं क्षितिजं धृत्वा यथा रविचिह्नस्य छाया कुमध्ये पतति तथा उडुगोले नाम भगोले विधृते सति कुजबिन्दोः मध्ये द्युयाताः नाड्याः स्युः कुजलग्ने अपवृत्ते लग्नं च। कहने का तात्पर्य यह है कि क्रांतिवृत्त स्थित सूर्य के चिन्ह को क्षितिज पर धारित करके क्षितिज पर संसक्त नाड़ी वलय में बिंदु लगाकर इसके अनंतर जलसम सदृश क्षितिज को स्थापित करके जिस प्रकार से सूर्य चिन्ह की छाया भूमध्य पर आपतित हो सके उस प्रकार से भगोल को विधारित करने पर क्षितिज एवं बिंदु के मध्य में दिनगत घटिकाएं होंगी और क्षितिज लग्न क्रांतिवृत्त पर राश्यादिमान में लग्न होगा। यह इस श्लोक का सामान्य हिंदी अन्वयानुरूप अर्थ हुआ। अब इसकी आचार्य भास्कर द्वारा दी गई विवृत्ति को देखें, जिससे कि यंत्र के प्रयोग का प्रकार और स्पष्ट हो सके। यथोक्त विधिना खगोलान्तर्भगोलं बद्ध्वा तत्र क्रांतिवृत्ते मेषादेरारभ्यो रविभुक्त राशि भागाद्यं तत्वा तदग्रे यच्चिह्नं तदपवृत्तगरविचिह्नम् उच्यते। भगोलं चालयित्वा रविचिह्नं क्षितिजे धार्यम् तथा धृते सति क्षितिजं प्राच्यां विषुवन्मण्डले यत्र लग्नं तत्र खटिकया बिन्दुः कार्यः ततः क्षितिजवृत्तं जलसमं यथा भवति तथा गोलयन्त्रं स्थिरं कृत्वा भगोलस्तथा चाल्यो यथा रविचिह्नस्य छाया भूगर्भे पतति तथा कृते सति
विषुवद वृत्ते क्षितिज बिंदोः मध्ये यावत्यो घटिकास्तावत्यो तस्मिन् काले दिनगता गेयाः अपवृत्ते मेषादिरारभ्य प्राक्क्षितिजपर्यन्तं यद्राशिभागाद्यं तल्लग्नं ज्ञेयम्। अत्र अपवृत्तगरविचिह्नं क्षितिजे धृत्वा इत्यनेन सूर्योदयकालिका गोलयन्त्रस्थितिः उक्ता। रविचिह्नस्य छाया पतति कुमध्ये यथा तथा विधृते इत्यनेन इष्टकालिका गोलयन्त्रस्थितिरुक्ता। उभयोः स्थितयोः अन्तराले गोलयन्त्रेण यावानपि वेदकृत प्रत्यक्षप्रमाणे पठनाङ्करूपे उपलभ्येते तावान् तत्काले ग्रहस्य नक्षत्रस्य वा स्थितिः आकाशे अवगम्यः इति गोलयन्त्रम्। अर्थात कही गई विधि के अनुसार खगोल के अंदर भगोल को बांधकर उस भगोल के क्रांति वलय में मेष आदि से आरंभ करके सूर्य के भुक्त राशि के अंशों को अंकित कर दें। अंशाग्र पर जो चिन्ह होगा उसे अपवृत्तग रवि चिन्ह कहते हैं। यहाँ पर जो अपवृत्त शब्द है उसका अर्थ है क्रांति वलय। अपवृत्तग रवि चिन्ह का अर्थ है क्रांति वलय पर स्थित सूर्य चिन्ह या क्रांति वलयस्थ सूर्य चिन्ह। अपवृत्त जिस प्रकार अहोरात्र शब्द में से अ और त्र हटा करके होरा शब्द निर्मित कर लिया गया, वैसे ही अपमवृत्त इस शब्द में से मकार को हटा दिया तो अपवृत्त शब्द बन गया। अपम शब्द का अर्थ ही होता है क्रांति, तो मकार विहीन जब वो शब्द अपवृत्त में परिणत होगा तो उसका अर्थ भी क्रांतिवृत्त ही होगा। सामान्य बोध की बात है। अब आगे, अब भगोल को चलाकर उस रवि चिन्ह को खगोल के क्षितिज पर स्थापित करें। इस प्रकार स्थापित करने पर पूर्व दिशा के क्षितिज पर विषुव वलय जहाँ लगे वहां पर खटिका के द्वारा बिंदु निर्मित करें। यहाँ जो विवृत्ति में कहा गया खटिकया, तो यहाँ खटिकया का अर्थ खड़िया से नहीं है, बल्कि उस रविभुक्त भागांशाग्र स्थान पर एक पतली शलाका चिन्ह रूप में बांधी जाती है। उस बांधी गई पतली चिन्ह रूप शलाका को ही खटिकया अंकितम ऐसा कहा है। तो खटिका के द्वारा बिंदु करने का मतलब उस शलाका के से वो जो पतली शलाका से होगी उस शलाका को उस अंश भुक्तांशाग्र भाग पर रख कर बांध देंगे तो उसको कहते हैं खटिका के द्वारा बिंदु निर्मित कर दिया। तो इसके अनंतर खगोल का क्षितिज वलय पर जिस प्रकार से जलसम के सदृश हो सके, अब खगोल स्थिर है, उस स्थिर खगोल का जो क्षितिज वलय है वह जिस प्रकार से भी जलसम के सदृश हो सके उस प्रकार से गोल यंत्र को स्थिर करके भगोल को इस प्रकार चलायमान करें कि सूर्य चिन्ह की छाया गोल यंत्र स्थित भूकेंद्र पर आपतित हो पड़े। ऐसा करने पर विषुव वलय में क्षितिज और पूर्वकृत बिंदु के मध्य जितनी घटिकाएं प्राप्त होंगी उतनी उस काल में दिनगत घटिका जाने। क्रांति वलय में मेषादि से आरंभ करके पूर्व क्षितिज पर्यंत जो राशि अंशादि मान प्राप्त होंगे उसे लग्न जाने। ऐसा गोल यंत्र होता है। इस यंत्र में भगोल को चलाकर उस रवि चिन्ह को खगोल के क्षितिज पर स्थापित करने की प्रक्रिया कही गई है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि उस यंत्र को सूर्योदय कालिक अवस्था में स्थापित करना है। और रवि चिन्ह से छाया यथा कुमध्ये पतति तथा विधृते सति ऐसा कहा है, इत्यादि प्रक्रिया कही गई है, जिसके द्वारा
गोल यंत्र की वेदकालिक अवस्था बताई गई है। दोनों अवस्थाओं के अंतराल में भगोलस्थ क्रांति वलय और नाड़ी वलय के जो मान प्राप्त होंगे वो क्रमशः क्रांति वलय के मान जो होंगे वो लग्न होगा और विषुववृत्त के जो मान का जो मान प्राप्त होगा वो दिनगत घटिका होगी। इस गोले यंत्र से चंद्रमा का वेद करने का प्रकार आचार्य भास्कर ने अपने खगोलीय ग्रंथ की ग्रंथ संख्या प्रथम मध्यमाधिकार की श्लोक संख्या 2 के भाष्य में कहा है। तो वो एक उदाहरण रूप में है। यदि हमको रात्रि काल में ग्रह नक्षत्रों का गोल यंत्र से वेद करना होगा तो वह वेद कैसे करेंगे, उसका क्या प्रकार होगा और उस रात्रिकालीन वेद के लिए गोल यंत्र का वो स्वरूप किस प्रकार का होगा, उसको उदाहरण रूप में बताने के लिए वो गोल यंत्र से चंद्रमा के वेद का प्रकार मध्यमाधिकार की श्लोक संख्या 2 के भाष्य में भास्कराचार्य बतला रहे हैं, जिसे यहाँ पर तदनुरूप उद्धृत कर रहा हूं। तत्रा दौ तावत् ग्रह वेदार्थम गोलबंधोक्त विधिना विपुलम गोलयंत्रम कार्यम तत्र खगोलस्यान्तर्भगोल आधारवृत्तद्वयस्योपरि विषुवद्वृत्तं तत्र च यथोक्तं क्रांतिवृत्त भगणांशांकितं च बद्ध्वा कदम्बद्वय कीलकयोः प्रोतमन्यच्चलं वेधवलयं तच्च भगणांशांकितं कार्यम् ततस्तद्गोलयन्त्रं सम्यक् ध्रुवाभिमुखयष्टिकं जलसमक्षितिजवलयं च यथा भवति तथा स्थिरं कृत्वा रात्रौ गोलमध्यचिह्नगतया दृष्ट्या रेवतीतारां विलोक्य क्रान्तिवृत्ते यो मीनान्तस्तं रेवतीतारायां निवेश्य मध्यगतयैव दृष्ट्या चन्द्रं विलोक्य तद्वेधवलयं चन्द्रोपरि निवेश्यम् एवं कृते सति वेधवृत्तस्य क्रांतिवृत्तस्य च यः सम्पातः तस्य मीनान्तस्य च यावदन्तरं तस्मिन् काले तावान् स्फुटचन्द्रो वेदितव्यः क्रांतिवृत्तस्य चन्द्रबिम्बमध्यस्य च वेधवृत्ते यावदन्तरं तावान् तस्य विक्षेपः। इस प्रकार से आचार्य भास्कर ने गोल यंत्र के द्वारा चंद्रमा का वेध कर उसके स्पष्ट दृक् सिद्ध क्षेत्रांश तथा विक्षेपांश अर्थात शरांश प्राप्त करने की विधि बताई है। इस यंत्र को विपुल अर्थात विशालकाय रूप में निर्मित करने को कहा गया है। इस विशालकाय गोल यंत्र का निर्माण इस प्रकार करना है कि ग्रहबिंब केंद्र अथवा आकाशस्थ रेवती नक्षत्र गोल यंत्र का केंद्र और वेधकर्ता की दृष्टि एक ही दृष्टि सूत्र में हो सके और वेधकर्ता इस यंत्र के अंदर सुविधाजनक स्थिति में खड़े होकर के सरलता पूर्वक ग्रहों का नक्षत्रों का वेध कर सके। इस यंत्र के भगोल में अहोरात्र वृत्तों को छोड़कर शेष सभी वलयों का निवेशन कहा गया है, जिसमें याम्योत्तर वृत्त, उन्मंडल अर्थात निरक्षीय क्षितिज, विषुव वलय और चक्रांशांकित क्रांति वलय, इन 4 वलयों का निवेशन समाहित है और एक ग्रहोपरिगत कदम्ब प्रोत वलय
संज्ञक वेध वलय भी अंशांकित करके निवेशित करना है। इस प्रकार 5 वलयों का समावेशन इस यंत्र में करना है। इस विपुल बृहदाकार जो गोल यंत्र के अंतर्गत भगोल निर्मित होगा, उस भगोल में ये 5 अंशांकित वृत्त वलय समावेशित होंगे। ऐसी स्थिति में भगोल के केंद्र स्थान पर नलिका सन्निवेश नितांत रूप से आवश्यक होना चाहिए, जिसकी चर्चा आचार्योक्त वेद प्रक्रिया में नहीं दिखती, परंतु गोल मध्य चिन्ह गतया दृष्टिया ऐसा कहा है, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि गोल केंद्रस्थ चिन्हगत दृष्टि के द्वारा ही रेवती नक्षत्र और चंद्र का वेद करना है। यह गोल केंद्र स्थित चिन्ह छोटे आकार का शंकु अथवा छोटी नलिका भी हो सकती है, जिसका एक शीर्ष भाग का छिद्र भगोल के क्रांति वलय पर अंकित 0 अंश की ओर हो तथा दूसरे शीर्ष भाग का छिद्र वेधकर्ता की दृष्टि की ओर हो, अथवा चक्रेंद्र से वेध करने की प्रक्रिया के सदृश वेध कर सकने योग्य आकार प्रकार की स्थिति में खगोलांतर भगोल को स्थापित करना होगा, ताकि भगोल का अधोपार्श्व सदा दृष्टा की दृष्टि के सम्मुख हो। तब ऐसी स्थिति में भगोलस्थ ध्रुवयष्टि ही गोल केंद्रस्थ चिन्ह का कार्य करेगी। इस प्रकार आज के इस वीडियो के माध्यम से गोल यंत्र पर विचारण का तीसरा एवं अंतिम भाग मैंने प्रस्तुत किया। इस यंत्राध्याय के विचारण के क्रम में अपने अगले वीडियो में चक्र यंत्र पर विचारण प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को देखें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर भी करें। टू बी कंटिन्यूड बाय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। नमस्कार।